प्रिय दोस्तों, बौद्ध दर्शन की श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध दर्शन और शिक्षा के संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बौद्ध दर्शन और शिक्षा के इस भाग में आप शिक्षक के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बौद्ध दर्शन में एक शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु बनाना ही चाहिए, या आप कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु बनाना अनिवार्य होता था। और जहाँ तक देखा जाए दोस्तों, तो वर्तमान संस्थागत संस्थाओं की तरह ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली का स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि उसमें भी एक आचार्य होता था और एक उपाध्याय होता था। और आचार्य के अधीनस्थ बहुत से उपाध्याय होते थे, और उपाध्याय के पास छात्रों का एक छोटा सा समूह होता था। और जहाँ उपाध्याय का कार्य अध्ययन अध्यापन करना था, वहीं आचार्य का कार्य छात्रों में अनुशासन बनाए रखने, या कह लीजिए अनुशासन स्थापित करना उनका कार्य था। दोस्तों, बौद्ध दर्शन यह मानता है कि सभी शिक्षकों के लिए 4 आर्य सत्य, आपने शुरू में ही जाना है कि बुद्ध का 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो वह मानता है कि बौद्ध दर्शन मानता है कि सभी शिक्षकों को इन 4 आर्य सत्यों का जानकारी होना चाहिए, इन 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ जो उनका अष्टांग मार्ग है, उसका पालन करना भी अनिवार्य है। तो अष्टांग मार्ग और उनके जो आचार आर्य सत्य हैं, इसके बारे में आप पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ये क्या है, अगर उन वीडियोस को आप न देखे हों तो अवश्य देखिएगा और डिटेल में जानकारी प्राप्त करिएगा। तो अष्टांग मार्ग क्या क्या है, बस मैं ये बता देती हूँ। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। तो बौद्ध दर्शन ये मानता है कि प्रत्येक शिक्षक को 4 आर्य सत्य का ज्ञान भी होना चाहिए और उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन भी करना चाहिए। तो इन वीडियोस को आप डिटेल में अवश्य देख लीजिएगा कि क्या है, और अगर आपने देखा हो तो और समझा हो तो कोई बात नहीं। दोस्तों, बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा के जो भाग दो में आपने जाना था कि बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे आपने जाना था आत्मसम्मान, आत्म विश्वास, आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास एवं विवेक जैसे गुणों को। तो ये गुण जहाँ बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, वहीं शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों में इन गुणों का विकास करेगा। और अगर शिक्षक के पास ही ये गुण नहीं है तो वो अपने विद्यार्थियों के अंदर इन गुणों का विकास कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले तो अगर छात्र से हम अपेक्षा करते हैं कि उनके अंदर ये गुण होने चाहिए, तो प्रत्येक शिक्षक के अंदर भी ये सारे गुण होने ही होने चाहिए। दोस्तों, जब मैंने उस आत्मसम्मान इत्यादि गुणों के बारे में आप सबको बताया था, तो यह सोच के बताया था कि बात ये इसके अर्थ और उसके उपाय के बारे में। लेकिन हो सकता है कि कहीं से कुछ छूट गई हो जो आप लोग को न समझ में आए, तो आप लोग में से ही किसी व्यूअर्स की डिमांड है कि इसके उपाय के बारे में बताया जाए कि किस तरह से आत्मसम्मान का विकास किया जा सकता है, किस तरह आत्मनिर्भरता का विकास किया जा सकता है। तो
मैं पुनः इसको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आशा है कि इस बार आप अवश्य समझेंगे। तो पहला हम लेते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान में मैंने बताया था कि आत्मसम्मान अर्थात स्व का मूल्यांकन। और स्व का मूल्यांकन बालक कैसे करे, इसके लिए एक शिक्षक का दायित्व है कि अपने विद्यार्थियों के अंदर प्रारंभ से ही इस आदत का विकास करे कि वह दिन में एक बार, और दिन में एक बार क्या, एक बार का मतलब है रात्रि में सोने से पहले, रात्रि में सोने से पहले स्व मूल्यांकन अवश्य करे। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जो भी वो सुबह से लेकर सोने से पहले तक उसने क्या क्या किया, उसके द्वारा क्या क्या हुआ, या उसके संपर्क में जो लोग आए उनके द्वारा क्या हुआ, सभी बातों को एक बार एक दृष्टि दौड़ाए और उसमें देखे कि उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, उसने अनायास किसी पे क्रोध तो नहीं कर दिया, किसी किसी का सम्मान में तो कमी नहीं आई। तो इस तरह से मतलब अपनी कमियों को देखे, और अपनी कमियों को ही न देखे, अपने गुणों को भी देखे कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाई है, उसने क्या क्या दिन भर में अच्छा किया। और यह एक दिन नहीं, डेली डेली ये आदत बननी चाहिए बच्चों में। तो डेली उनसे कहा जाए कि आप डेली जो है रात्रि में सोने से पहले स्व का मूल्यांकन अवश्य करें, और देखें कि उनके अंदर कौन सी कमी है और कौन सी अच्छाई है, और तब उसको यह संकल्प लेकर सोएं कि उन कमियों को अब मैं नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी, और इन अच्छाइयों का या इन गुणों का उत्तरोत्तर विकास करूंगा। तो इस तरह से उनके जब उनके अंदर गुणों का की अधिकता होने लगेगी धीरे धीरे, तो इस तरह से उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे पास रहता है वही हम दूसरे को देते हैं। जब हम स्वयं अपना सम्मान करेंगे तभी हम दूसरे का भी उतना ही सम्मान कर सकेंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से भी हमने बताया था कि आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है स्व पर निर्भर होना। तो इसके लिए क्या करना है, एक शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए? इसके लिए एक शिक्षक का दायित्व होना चाहिए कि प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करे। तो प्रारंभ से ही बच्चा कोई व्यवसाय, कोई नौकरी तो नहीं करेगा, तो उस आत्मनिर्भर वो कैसे बनेगा? अपना सारा कार्य वो स्वयं करे, अपना छोटा से बड़ा लेकर जहाँ तक हो सके वह उसके अंदर इस आदत का विकास करना बहुत आवश्यक है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में आपने देखा होगा कि इसमें डिफरेंसेस लोग करते हैं कि लड़के से ज़्यादा काम नहीं लेते हैं, लड़कियों से काम लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को सभी में इस आदत का विकास करना चाहिए कि वह अपना सभी कार्य करें। तो धीरे धीरे उनके अंदर आत्मनिर्भरता का विकास जो है वो बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाएगा। फिर शिक्षक का भी यह दायित्व है कि वह बालक के गुणों को, उनकी क्षमताओं को, उनको योग्यताओं को परखे और समय समय पर विद्यार्थी को उससे अवगत कराए और उसको उस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कभी कभी होता है कि विद्यार्थी अपने गुणों के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में स्वयं आकलन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अपने विचार को विद्यार्थी पर कभी थोपना नहीं चाहिए। उन्हें बस बताना चाहिए कि उनके अंदर किस तरह की क्षमता है, किस तरह की योग्यता है, वह किस तरफ जाएंगे तो उन्हें जीवन में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। आत्मनिर्भर के बाद हम आते हैं आत्मसंयम पर। आत्मसंयम मतलब स्वयं पर संयम।
अब स्वयं पर संयम के लिए भी प्रारंभ से ही एक शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों में उन इन गुणों का विकास करे कि वह हर काम समय से करे। समय से सोना, समय से खाना, समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से अपने अपना गृह कार्य करना, मतलब हर काम को जब वो समय से करना सीखेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर बाल्यकाल से ही आत्म संयम का विकास होने लगेगा। और जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे जब यहीं से बाल्यकाल से उनके अंदर तो उनको उनके जो अपनी कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, उसको भी वश में आराम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि वो मनसा वाचा कर्मणा संयम रखें, वाणी में मधुरता हो। मतलब आप उनको सिखा सकते हैं कि वे मीठा बोले, कम बोले, और जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोले, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो वाणी में संयम रखें। अब हम लोग आते हैं आत्मसंयम के बाद आत्मविश्वास पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आत्मविश्वास एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है, और अगर जिस व्यक्ति में या जिस बालक में आत्मविश्वास ही न हो, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन सफल होने में उसे कठिनाई होती है। तो प्रारंभ से ही बच्चे में आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम विषयों को ही ले लें, तो क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात करें, जैसे मान लीजिए कि गणित विषय है, किसी कोई बच्चा गणित विषय में बहुत कमज़ोर होता है तो उसे गणित विषय से डर लगता है। कोई बच्चा है अंग्रेजी में कमज़ोर होता है तो उसे अंग्रेजी से डर लगता है। तो शिक्षक या अभिभावक जो हैं वो कह देते हैं, अरे तुम गधे हो, तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुमको सामान्य सा सवाल भी नहीं कर पाते हो, सामान्य सा इंग्लिश में सेंटेंस नहीं रख पाते, या जो भी सब्जेक्ट उसे गलत लग रहा। तो कभी भी इस तरह से बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हमेशा कहना चाहिए कि अरे कोई बात नहीं, ये बहुत तुम प्रयास से सब कुछ संभव है, तुम कर सकते हो, तुम प्रयास करो, अभ्यास करो, उससे सब कुछ संभव है। तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होगा, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मतलब हमेशा कहना चाहिए यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इस तरह से उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करने से धीरे धीरे उनके अंदर बाल्यकाल से ही आत्मविश्वास, तो बच्चे में क्या होता है, डर होता है, एक भय होता है। जैसे बच्चा कहीं परीक्षा देने जा रहा है तो उसके अंदर एक डर रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, मैंने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं, मैं ठीक से उत्तर लिख पाऊंगा ना। इसी तरह साक्षात्कार देने जाता है तो उसके अंदर डर रहता है। तो इस तरह का डर जो है उसके अंदर बाल्यकाल से ही जो बैठा होता है, इसी से उसके अंदर आत्मविश्वास, और ये आजकल वर्तमान समय में ये इसकी कमी देखने को मिल रही है। इसलिए आत्मविश्वास बच्चे में जागृत करना बहुत ही आवश्यक है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके जीवन में सफलता के लिए। और अंत में हम देखते हैं, वैसे तो बहुत से गुण होते हैं, लेकिन मैं इस 5 गुण के बारे में ही, छात्रों के बारे में ही बताई थी और शिक्षकों के बारे में भी बताई। तो अब अंतिम है विवेक। विवेक विवेक का मतलब हमने पहले बताया था कि सत्य असत्य में अंतर करना, गलत सही में अंतर करना, निर्णय लेने की शक्ति। तो मैंने पहले ही बताया था इसके पहले भी कि अगर बच्चे में आपने उपयुक्त 4 गुणों का विकास अच्छी तरह किया हुआ है, किस किस का, आत्मसम्मान का, आत्मनिर्भरता का, आत्मसंयम का और आत्मविश्वास का, तो उसके अंदर विवेक शक्ति का विकास तो स्वतः हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में बच्चों को कि विवेक शक्ति के विकास के लिए उन्हें सही गलत का अंतर करना भी बताना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जिससे कि वो उसकी में अंतर समझ सकें और समय आने पर वह
सही निर्णय ले सकें, मतलब उनके अंदर निर्णय शक्ति का विकास हो सके। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आपको अब इस वीडियो में इन पांचों गुणों के बारे में, जो कि शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक के अंदर जब ये गुण होगा तभी वो अपने छात्रों के अंदर भी उन गुणों का विकास करने में सफल हो सकता है। तो आज के समय में भी जो बौद्ध दर्शन ये इन गुणों की बात करता है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम इस तरह से बालकों में इन गुणों का विकास करें तो बच्चों की प्रारंभ से ही बहुत अच्छी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, उनके व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होगा और वे जीवन में सफल सिद्ध होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।